इंडिया इज एट वॉर। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो भारत के 28 राज्यों में से कम 15 राज्यों में जंग जारी है। 8 security forces personnel were killed by Maoists in the jungle area of Kutru in Chhattisgarh. 15 अगस्त 2024 जब पूरा भारत 77th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में बिजी था, तब हमारे ही देश का एक राज्य अपने 78th इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इस स्टेट के पास अपनी खुद की एक पार्लियामेंट है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस और यहां तक कि इनकी खुद की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक है। इस उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। और तो और इनका खुद का एक प्राइम मिनिस्टर थुइंग गालेंग, जो हमारे ही पीएम की तरह अलग अलग देशों से मिलने जाते हैं। मतलब ये लिटरली इंडिया के ही अंदर अपना खुद का एक अलग देश बना के उसे चला भी रहे। मैप में ये हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, इसे इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि इन 9 राज्यों के कई इलाकों में आज तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि विश्व का चौथा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन राज करता है, इंडियन नक्सल्स। तालिबान, आईसिस और बोको हराम के बाद इंडिया के ये नक्सलवादी माओइस्ट पूरे दुनिया के सबसे क्रूर आतंकवादी माने जाते हैं, क्योंकि इनकी 20,000 सैनिकों की एक विशाल सी सेना है जो अपने मकसद को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मकसद हिंदुस्तान से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को हटाकर इंडिया को नॉर्थ कोरिया के जैसे एक हार्डकोर कम्युनिस्ट देश बनाना। इंडिया के इसी रेड कॉरिडोर में हजारों ऐसे गांव हैं जो कंप्लीटली नक्सलाइट इन्फेस्टेड है, और इनकी पूरी दुनिया ही हमसे इतनी अलग है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये गांव वाकई में इंडिया के हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडियन आर्मी और यहां तक कि उन गांवों के लोकल लोगों में अपना खौफ फैलाने के लिए ये नक्सलवादी लोग एक्सट्रीमली इनह्यूमेन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने दुश्मनों को जिंदा जला देना, पब्लिकली उनका सिर काट देना और उसे रिकॉर्ड करना, लोगों को भीड़ के सामने 3rd डिग्री टॉर्चर देकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना, और सबसे खौफनाक, मर्डर करने के बाद उनकी लाशों को गांव के चौराहों में, पुलिस स्टेशंस के बाहर या फिर यूं ही पेड़ों पर लटका देना, ताकि पूरे इलाके में इन कॉमरेड्स की दहशत फैल जाए और कोई फिर इनके राज को दोबारा से चुनौती देने के बारे में सोचे तक नहीं। इन नक्सलियों के नियम कायदे भी बहुत ही क्रूर होते हैं। हर गांव में हर एक परिवार को एक बच्चा नक्सलवाद को कुर्बान करना होता है। वो जबरदस्ती उसे बचपन में ही अपने बेरहम दुनिया से वाकिफ कराते हैं, ताकि बड़ा होने के बाद वो बच्चा दूसरों पर तो छोड़ो, अपने ही खुद के परिवार पर भी जुल्म करने से कतराए नहीं। This innocent Rajveer Kherwar, surrounded by security personnel, is one among those who were forcibly abducted by the Naxals and thrown in to join the Naxal ranks. जाहिर है भारत के संविधान, कायदे, कानून कुछ भी नहीं मानते ये लोग। इनके खुद के अपने जन अदालत होते हैं, यानी कि पीपल्स कोर्ट, जहां पर ये कानून को बनाने से लेकर सजा सुनाकर पब्लिकली एग्जीक्यूट करने तक सारा का सारा काम भारी जनता के सामने ही करते हैं। माओवादियों की कार्यशैली, उनका अपना संविधान, उनका अपना कानून है। माओवादी जब भी किसी का अपहरण करते हैं तो उसे जन अदालत में सजा दी जाती है। इनके गांवों में इनकी खुद की अपनी ही एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, जिसमें इनका नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग और यहां तक कि नेशनल डे, सब कुछ हमारे देश से एकदम अलग पैरेलली बनाया जाता है। इनफैक्ट हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो इन नक्सल इलाकों में ब्लैक डे यानी कि शोक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप इन नक्सलवादी गांवों के हालात को देखोगे ना, तो आज भी वहां पर कुछ ऐसे काम चलाऊ पुल और रोपवेज है जो गांव के लोकल्स नहीं बनाए। वजह, ये अपने इलाकों में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बनने ही नहीं देते। गवर्नमेंट रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंडिया के ये माओइस्ट सब कुछ तबाह कर देते।
इनफैक्ट लोगों को गवर्नमेंट की कोई स्कीम इस्तेमाल करने पर या फिर इवन वोट देने के लिए भी ये बहुत ही क्रूर सजा सुनाते हैं, जैसे उंगली काट देना या फिर भरी सभा में उन्हें खूब पीटना। अब सोचो, इन्होंने तो छत्तीसगढ़ के सिटिंग होम मिनिस्टर से लेकर साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स तक को अगवा करके, किडनैप करके उन पर अटैक्स करवाए, तो फिर गांव के बेचारे लोकल्स क्या ही चीज है। इसके अलावा नक्सल्स अपने इलाकों में अपनी खुद की ही एक अलग इकोनॉमी भी चलाते हैं। इन्होंने बकायदा टैक्स स्लैब्स बना के रखा हुआ है, जिसमें लोगों को गाड़ी या बाइक से लेकर घर खरीदना हुआ या फिर अपना कोई भी बिजनेस करना हुआ, सबके लिए इन माओइस्ट को टैक्स भरना पड़ता है, जिस वजह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इनकी एनुअल इनकम करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इसके अलावा ये गांव के मासूम किसानों से जबरदस्ती अफीम जैसे हार्ड ड्रग्स की भी खेती करवाते हैं, जिससे वो सालाना 70 करोड़ रुपए कमाते हैं। नाउ डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, पर इसके बावजूद भारत के 38 जिलों में आज भी इनका ही राज है। ये नक्सल्स तो ओपनली कह चुके हैं कि उनका मकसद है 2050 तक पूरे देश की सरकार को गिराकर इंडिया को एक कम्युनिस्ट देश बनाना। अब जहां इंडिया के इन 9 स्टेट्स में नक्सल कॉन्फ्लिक्ट शुरू है, वहीं पर इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलग ही भसड़ मची हुई है। हमें अब तक सिर्फ ये पता है कि मणिपुर जल रहा है, जो कि सही भी है, विच इज ट्रू। लेकिन मणिपुर के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया में होकर भी अपने आप को इंडिया से आजाद बताता है। We are proud to be descendants of Sakse warrior race and I refuse to acknowledge myself as an Indian citizen. साल 1946 नॉर्थ ईस्ट में देश की सबसे पहली सेपरेटिस्ट रेबेलियन की शुरुआत हुई थी। कश्मीर से नहीं बल्कि नागालैंड से। AZ फीजो नाम के एक नागा लीडर थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने नागालैंड को इंडिया से अलग एक सेपरेट देश बनाने की मांग रखी थी, लेकिन जाहिर है उनकी मांग कबूल ही नहीं हुई और इसीलिए फिर फीजो ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN नाम की एक आतंकवादी संगठन को जन्म दिया, जिसका आज तक सिर्फ एक ही मकसद है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम और पूरे नागालैंड से इन हिस्सों को अलग करके एक नया देश बनाना, कॉल्ड ग्रेटर नागालिम। एंड गेस व्हाट, ये हमारे देश से एक डिस्ट्रिक्ट को आजाद कर भी चुके हैं, हिब्रोन। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये जिला इंडिया के अंदर एक फुल्ली फंक्शनल ऑटोनोमस कंट्री है, जिसका ऑफिशियल स्लोगन है नागालैंड फॉर क्राइस्ट। इनकी अपनी पार्लियामेंट है, जिसको वो टाटर होहो बुलाते हैं। फिर इनके गवर्नमेंट की खुद की होम, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री तक है। आश्चर्य की बात यह है कि इस उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। इसमें इनके सो कॉल्ड पीएम किसी बड़े देश के पीएम जैसे ही ट्रैवल भी करते हैं। इसके अलावा इस देश की अपनी खुद की एक काफी मॉडर्न और वेल इक्विप्ड 15,000 सोल्जर्स की आर्मी भी है, जिसमें एक एक्सक्लूसिव फीमेल बटालियन तक है। कैन यू बिलीव इट? ये वो सो कॉल्ड देश है जिसने हर साल की तरह पिछले साल 14 अगस्त को अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया था। हिंदुस्तान में होने के बावजूद भी पिछले 78 सालों से ये हिंदुस्तान से आजाद होने का जश्न मना रहे, वो भी एकदम ओपनली अपने सेलिब्रेशंस के वीडियोस सोशल मीडिया पर रिलीज करके। दे डोंट इवन केयर कि इसका परिणाम क्या होगा। इनफैक्ट बाकी रिबेल्स की तरह ये लोग इंडियन आर्मी से डर के भागते भी नहीं है। उल्टा अगर इंडियन आर्मी उनके द्वारा कंट्रोल्ड इलाकों में घुसने की कोशिश करे तो ये लोग उन पर भी हमला कर देते हैं। एंड सरप्राइजिंगली हमारी इंडियन आर्मी भी उनसे शांति से बात करती है। ओके देखो कितना अच्छा लग रहा है, सिंपली बात हो रहा है। ऐसा बात करने से कितना अच्छा होना था। फिंगर दिखा दिखा के मेजर साहब को बोल रहा है, वो हाई कमांड का अथॉरिटी से बोल रहा है हम लोग। ओके फिर अब नागालैंड के दक्षिण की ओर मणिपुर की क्या स्थिति है, ये तो हम सब जानते ही हैं। पिछले 2 सालों से मणिपुर में कुकीज और मैतीज के बीच में एक इंटेंस वॉर चालू है, जिसका आज तक कोई समाधान निकलकर नहीं आ पाया। लेकिन जो बात आप शायद नहीं जानते होंगे वो ये है कि आज मणिपुर में हमारी भारतीय सेना 10 अलग अलग रिबेल ग्रुप्स के करीब 55,000 मिलिटेंट से एक साथ लड़ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 10 संगठनों में से कोई भी यूनाइटेड नहीं है। 10 के 10 अलग लड़ रहे हैं। इन सबका मकसद तो एक ही है, उनका खुद का एक अलग देश बनाना। लेकिन इन सबका देश दिखता भी एक दूसरे से बहुत ही अलग है।
मतलब यार जरा सोचो, गलती से इन्होंने मणिपुर को अलग कर भी लिया तो ये लोग एक स्टेट के कितने टुकड़े करेंगे। एंड यस, लेट मी ऑल्सो स्ट्रेस कि सारे के सारे रिबेल्स प्रोफेशनली ट्रेन्ड कमांडोज हैं जिनके पास लेटेस्ट रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन्स और स्नाइपर राइफल्स जैसे बहुत सारे मॉडर्न हथियार हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो स्टारलिंक जैसी एक एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक हासिल कर ली है जो अब तक इंडिया में ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुई है। इसके पीछे जाहिर सी बात है, रीजन यही है कि हम सब जानते हैं कि इन रिबेल ग्रुप्स को फॉरेन से हैवी फंडिंग्स आते हैं। बट मणिपुर के अलावा असम का भी सेम ही हाल है। वहां पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से मेजरली 3 रिबेल ग्रुप्स ने इंसर्जेंसीज फैलाए रखी है जिनका मकसद असम को इंडिया से अलग करके एक नया देश बनाना है। रही बात अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां पर तो फिलहाल कोई मेजर सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये स्टेट नागालिम यानी नागास के फैलाए इंसर्जेंसीज का शिकार होते रहता है। ओवरऑल देखें तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 40% असम, 60% मणिपुर, 10% अरुणाचल प्रदेश और 50% नागालैंड मिलिटेंसी इन्फेस्टेड रीजन्स है। लेकिन इन सब में नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वहां की आम जनता का। These are the people who have been surviving for a year inside Manipur's relief camp. बोलता है भाई एक बार घर दिखाओ, घर तो है नहीं, सब जला दिया वो लोग ने। हर रात हर सुबह बच्चे लोग बोल रहे हैं पापा कब घर जाएंगे, कैसे जवाब दिया जाएंगे। एक बाप का दिल तो दुख होता है ना।